अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 7 में 4, उसका नाम है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले हम इसे डिस्कस करेंगे आपसे। क्वेश्चन लिख लें तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ। डिफाइन मैथमेटिकल सेंटेंस किसे कहते हैं, उसकी एग्जांपल्स हम देंगे। फिर अलजेब्रिक सेंटेंस किसे कहा जाता है उसके डिफ़ाइन करके फिर हम उसकी टाइप्स बयान करेंगे कि अलजेब्रिक सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड ओपन। और फिर उसकी एग्जांपल्स देकर फिर हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चले जाएंगे। अपने साथ कॉपी पेंसिल रख लीजिए प्लीज़। जी स्टूडेंट्स देखें आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ गई मैथमेटिकल सेंटेंस की। द स्टेटमेंट विच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स और एक्सप्रेशन कॉल्ड मैथमेटिकल सेंटेंस। एक ऐसा बयान, एक ऐसी स्टेटमेंट जो दो नंबर्स के बीच में या दो एक्सप्रेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करे, एक ताल्लुक़ बयान करे, दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल सेंटेंस। यानी इसको आप एग्जांपल के ज़रिए यूँ समझ सकते हैं। एक स्टेरिक बना के एग्जांपल देते हैं, मिसाल के तौर पर 5 + 4, ये दो नंबर्स हैं 5 और 4, इनके दरमियान रिलेशन ये है कि जब 5 में 4 प्लस किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 9 आता है। तो this is a relationship between two numbers 5 and 4 which is an statement which gives a relationship between two numbers. This is a mathematical sentence. इस तरह आप एक एग्जांपल और लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है 5 और इसके साथ मैं लिख देता हूँ ये साइन और फिर लगा देते हैं 3। इस साइन से तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं अच्छी तरीके से। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटर देन। इसे पढ़ते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ये 5 इज़ ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि 5 3 से बड़ा होता है। तो 5 और 3 के दरमियान ये भी एक रिलेशनशिप है जिसको मैथमेटिकल सेंटेंस का नाम दिया जाएगा। एक एग्जांपल और देख लें तमाम स्टूडेंट्स, मेरे साथ काम लिखे भी। अगर हम 3 में प्लस करें 2 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू 5, देखें ये हमने एक रिलेशनशिप लिखा 3 + 2, इसका मतलब होता है इज़ नॉट इक्वल टू 5, कि 3 और 2 5 के इक्वल नहीं है। ये भी एक तरह का मैथमेटिकल सेंटेंस है जो 3 और 2 के दरमियान एक रिलेशनशिप बयान कर रहा है कि 3 और 2 ऐड करने पर 5 नहीं आता। हालांकि ये एक फॉल्स सेंटेंस है। तो इस बुनियाद पर फिर हम ये भी देखेंगे कि ट्रू सेंटेंस किसे कहते हैं, फॉल्स किसे कहते हैं और ओपन किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, x + 3 = 7। देखें यहाँ पर ये भी एक रिलेशनशिप है x और 3 के दरमियान। अब x एक वेरिएबल है, जो इंग्लिश के लेटर हम इस्तेमाल करते हैं x, a, b, y, z, t, u, v वगैरह, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वो भी इक्वेशन में मौजूद होते हैं, उनको अलजेब्रिक वर्ड या अलजेब्रिक नंबर भी कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस को फिर ओपन सेंटेंस भी बोल देते हैं बाद में, क्योंकि जब तक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती हमें नहीं मालूम होता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी या ट्रू होगी। बहरहाल ये भी एक रिलेशनशिप है। तो आपने देखा कि इन नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकल सेंटेंस कहा जाता है। तमाम मिसालें नोट करने के बाद स्टूडेंट्स अब हेडिंग डालें अलजेब्रिक सेंटेंस की। कौन सी? अलजेब्रिक सेंटेंस किसे कहते हैं, और डेफिनेशन लिख लें। जो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक सेंटेंस को डिफ़ाइन करें, क्वेश्चन लिखें, इसका फिर आंसर लिख लें। अलजेब्रिक सेंटेंस किसे कहते हैं? अ मैथमेटिकल सेंटेंस विच इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक नंबर्स। एक ऐसा हिसाबी जुमला कि जिसमें अलजेब्रिक नंबर्स आ जाएं, यानी x, y, z, u, t, v, a, b, c इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसे अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी कई मिसालें बयान की जा सकती हैं। सपोज़ 3x + 4x, 3x में 4x ऐड करेंगे तो डेट विल गिव यू 7x। 3x + 4x, अब ये भी एक अलजेब्रिक नंबर है, 4x भी एक अलजेब्रिक नंबर है, जवाब में भी अलजेब्रिक नंबर आ रहा है। तो एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें अलजेब्रिक वर्ड या नंबर आ जाए। इस तरह एक एग्जांपल और ले लें। मिसाल के तौर पर y या y + 3 = y - 4, ये भी एक तरह का अलजेब्रिक नंबर आ गया आपके सामने। इज़ डेट क्लियर? y अलजेब्रिक नंबर है, यहाँ पे y अलजेब्रिक नंबर है, तो ये भी एक तरह का मैथमेटिकल अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाएगा। और भी बहुत सारी मिसालें इस पर दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल और लिख लीजिए। अगर लिखा हो, फ़र्ज़ कर लें x - 5 = 8, x - 5 = 8, इसमें अलजेब्रिक नंबर आ गया x। तो ये भी एक तरह का अलजेब्रिक सेंटेंस है। बस ये कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अलजेब्रिक नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएं उसको अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। यही हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसी पर हम सारे चैप्टर में गुफ्तगू करते रहेंगे। अब काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होती हैं, यानी जो अलजेब्रिक सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी काइंड्स क्या हैं। तो हम बात करेंगे अब काइंड्स ऑफ
काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक, मेरे साथ साथ हेडिंग डालें, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंसेस। अब मैं वीडियो रोक के काम करूँगा तो टाइम बच जाएगा, लेकिन अगर हम चलती वीडियो में सारा काम करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंसेस में याद रखिएगा, जो पहला है, पहली काइंड उसे कहते हैं, वैसे होती हैं 3 टाइप्स के अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं। कितने? 3। जो देखिए 3 टाइप के अलजेब्रिक सेंटेंसेस होते हैं। एक ट्रू सेंटेंस कहलाता है, एक फॉल्स सेंटेंस कहलाता है और तीसरा ओपन सेंटेंस कहलाता है। अब 1 बाय 1 हम इनको डिफ़ाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स बयान करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 4.1 पर जाएंगे। तो अब हेडिंग डालें ट्रू सेंटेंस। जी, ट्रू सेंटेंस किसे कहते हैं? अलजेब्रिक सेंटेंस विच सेटिस्फाइज ऑल वैल्यूज़ ऑफ इट्स वेरिएबल्स। जो अब एक ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जो अपने अंदर मौजूद तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे, उसे ट्रू सेंटेंस कहते हैं। इसको मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपके सामने आ रही है, x प्लस एक्स। ये 3 दफ़ा एक वेरिएबल x को लिखा गया है। अगर इन तीनों को प्लस करें, x प्लस एक्स, तो दिस विल गिव यू 3x। कितने x मौजूद हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? 3x। तो देखिए x की कोई भी वैल्यू आप फीड कर लीजिए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर 1 पुट करें, 1 प्लस 1 तो 3 होगा, और यहाँ भी 1 पुट करें, 3 1 3। 2 पुट करें, 2 प्लस 2 6 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट करें, 3 2 6 इज इक्वल टू 6। यानी x की कोई भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे फीड कर लीजिए तो दोनों तरफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तो ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंस को कहते हैं ट्रू सेंटेंस। इसकी एक एग्जांपल और ले लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो y और साथ में मौजूद हो u और प्लस v। y एक वेरिएबल है, u वेरिएबल है, v वेरिएबल है, तो ये बराबर होगा y इंटू यू प्लस वाई इंटू वी के। तो ये भी एक तरह का अलजेब्रिक सेंटेंस है जो कि ट्रू है। जब आप y को u और प्लस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पहले u से, फिर y v से मल्टीप्लाई होता है और प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। इस तरह एक एग्जांपल और लिख लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो, फ़र्ज़ कर लें x प्लस वाई और उसके साथ मौजूद हो x माइनस वाई, तो ये अब मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहे हैं जो हम पहले भी कई दफ़ा पिछले चैप्टर में सॉल्व करते रहे हैं। x प्लस वाई x माइनस वाई, फार्मूला बड़ा मशहूर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी इसका मतलब है ये अलजेब्रिक सेंटेंस एक ट्रू रिलेशनशिप है, एक ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? ट्रू सेंटेंस। अब हेडिंग डालें, फॉल्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जी स्टूडेंट्स, देखें फॉल्स सेंटेंस के डेफिनेशन क्या है। अलजेब्रिक सेंटेंस विच डज़ नॉट सेटिस्फाई ऑल वैल्यूज़ ऑफ इट्स वेरिएबल्स। एक ऐसा हिसाबी जो अलजेब्रिक सेंटेंस जो अपने अंदर मौजूद वेरिएबल्स की तमाम वैल्यूज़ को, कीमतों को सेटिस्फाई ना करे, उसे फॉल्स सेंटेंस कहते हैं। अब इसको मिसाल से समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को है क्या। एग्जांपल दी हुई है, x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 3x। हम जानते हैं कि x में x प्लस करने पर 2x आता है, 3x नहीं आता। तो अब x की वैल्यूज़ कुछ भी आप पुट कीजिएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मिसाल पर अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 आएगा, तो 2 3 के इक्वल नहीं होता। इस डेट क्लियर? तो ये एक फॉल्स सेंटेंस है। इसी तरह से और भी कई सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी माइनस ए सी। ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो ए को पहले बी से, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन प्लस के बजाय माइनस लगा दिया। इसका मतलब है ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, प्लस होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ आपने माइनस लिख दिया। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह बहुत सारी मिसालें। एक एग्जांपल और जो हमने पीछे दी थी यहाँ पे भी बयान कर दें, वो ये थी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का प्रोडक्ट डेट इज़ इक्वल टू, हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बिल्कुल फॉल्स सेंटेंस है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखा आपने किस तरह से कोई अलजेब्रिक सेंटेंस फॉल्स हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे क्या है? ओपन सेंटेंस पर अब बात करेंगे। लिख लें इसे। यस, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस इसे कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जिसको नहीं पहचाना जा सकता एज ट्रू और फॉल्स, कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अनलेस, कब तक नहीं पहचाना जा सकता? अनलेस द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल इज़ नोन, कि जब तक उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू मालूम ना हो जाए। यानी एक ऐसा सेंटेंस कि जिसमें
हम ये मालूम नहीं कर सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है जब तक कि असल वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमें मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एग्जांपल दी हुई है x+3 = 5। ये एक ओपन सेंटेंस है क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये जो है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दें, तवज्जो रहे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दें 2, तो अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 होता है, तो अब ये बन जाएगा ट्रू सेंटेंस। इसका मतलब है x = 2 के लिए तो ये ट्रू है, लेकिन x की इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 2 के अलावा उन सब के लिए क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है x+3 = 5 जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, ये एक ओपन सेंटेंस है। जब तक x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तो नहीं पहचान सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह की और एग्जांपल्स इसमें दी जा सकती है। हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं बराह रास्त। एक्सरसाइज 4.1। यस स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक्सरसाइज 4.1। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू, फॉल्स एंड ओपन सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, कौन सा ओपन है। यहाँ 5 + 4 = 9, तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। क्या है ये बच्चों, लिख लें ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 में 4 प्लस करते हैं उन्होंने 9 आता है। ये लिखा हुआ है x-3 = 4। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं पता। जब तक x की वैल्यू मालूम नहीं होगी तब तक हम फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये एक ओपन सेंटेंस है। क्या बोलेंगे इसे बच्चों, ओपन सेंटेंस। तो दिस इज़ एन ओपन सेंटेंस एंड दिस इज़ ट्रू सेंटेंस। अच्छा, 6 × 2 = 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, तो ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। यहाँ पे देखें 8 + 3 = 3 + 8। ये बात सही, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, और 3 में 8 प्लस करेंगे तब भी 11 आएगा। इसका मतलब है ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 8 - 3 = 3 - 8। अब ये एक फॉल्स सेंटेंस है। बताइए क्यों फॉल्स क्यों है, वजह? क्योंकि 8 में से 3 माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा नंबर तो +5 आएगा, और जब छोटे में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो जवाब में -5 आता है। याद है आपको, नंबर लाइन में हमने चीज़ पढ़ी थी। तो ये जो डिफरेंस होता है ये कभी भी सेम नहीं होता। 8 - 3 3 - 8 के इक्वल नहीं होता, फॉल्स। 6 में आइए, x + x = 2x। सही बात है। 1x में 1x प्लस करेंगे तो 2x आएगा, तो ये एक ट्रू सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2x = 10। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, मल्टीप्लाई करने पर 10। मिसाल पर x की वैल्यू अगर आप कुछ भी तो नहीं, x की वैल्यू अगर आप फर्ज कर लें 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 के लिए तो ये सही है, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फॉल्स होगा। तो ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं, जो हम डिफ़ाइन कर चुके ओपन सेंटेंस कहा जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें अननोन है। यहाँ ये क्या है, ये इसका आंसर देखें, 5 = 3। 5 3 से बड़ा होता है, ये एक ट्रू सेंटेंस है। क्या बोलेंगे इसे, ट्रू। यहाँ ये -5 > -3। हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन में नंबर माइनस में जितना बड़ा होता है वो असल में उतना ही छोटा हो जाता है। तो -5 -3 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। क्या बोलेंगे इसे बच्चों, फॉल्स। निगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाता है, यानी लेस देन आना चाहिए था, इन्होंने ग्रेटर देन लिखा है। फिर इसमें कह रहे हैं -5 <= -3, तो ये बात सही है। -5 जो है वो -3 से छोटा होता है। नंबर लाइन में -5 पीछे आता है, -3 आगे आता है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तमाम स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स को नोट कर लें प्लीज़ अपनी कॉपी पे। देखिए ये क्वेश्चन 2 है, राइट एन अलजेब्रिक सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन हैं उनके लिए आपने अलजेब्रिक सेंटेंस लिखना है। एक्चुअली आपने ओपन सेंटेंस लिखना है। क्या, ओपन सेंटेंस में एक बात ख्याल रखिएगा, मिसाल पर लिखा है ट्वाइस अ नंबर इज़ 10। इसको आपने ओपन सेंटेंस की सूरत में लिखना है जिसमें अलजेब्रिक नंबर x, y, a, b, c इन्वॉल्व हों। तो इसकी तरकीब ये है कि जो नंबर है उसको हम x मान लेंगे, यानी अब आप अलजेब्रिक सेंटेंस लिखेंगे तो जहाँ नंबर होगा उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अलजेब्रिक नंबर x या a या y या b इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्वाइस का मतलब होता है 2। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2। और जहाँ इज़ आएगा तो उसके लिए हम = का साइन इस्तेमाल करेंगे। किसका, इसके लिए = का साइन। अब ये लिखा हुआ है ट्वाइस अ नंबर इज़ 10, तो इसका मतलब है कि जब एक नंबर को दुगना करते हैं, ट्वाइस करते हैं तो इज़ 10, तो 10 आता है। यानी इसका मतलब है ट्वाइस अ नंबर = 10। इसका मतलब ये है।
तो उसको सॉल्व करने का कायदा बहुत ही आसान है, बल्कि इसमें एक ही लाइन में आंसर लिखना आपने। ट्वाइस अ नंबर, यानी यहाँ पे लिखेंगे टू अ नंबर, नंबर के लिए x लगाएंगे, ट्वाइस अ नंबर x, इसके लिए इज़ इक्वल टू लगाएंगे और साथ में क्या लिख देंगे 10, तो ट्वाइस अ नंबर x इज़ इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ लें बात को, दिस विल बी योर आंसर, इस तरह जवाब देना है। या आप चाहें तो आंसर ऐसे लिख लीजिए और ये आ गया। अब दूसरा पार्ट लिख रहे हैं, अब हम एक पार्ट सारे पार्ट लिख देते हैं, फिर साथ साथ समझते रहेंगे। आप भी हमारे साथ लिख लें प्लीज़। यस, देखिए पहला तो हो गया ट्वाइस अ नंबर इज़ 10, तो वो 2x इज इक्वल टू 10 होगा। आप देखें सेकंड स्टेटमेंट क्या है, थ्राइस अ नंबर इज़ 12। थ्राइस का मतलब होता है 3, नंबर से मुराद यहाँ पर x है, तो इसको यूँ लिखा जाएगा थ्राइस अ नंबर x इज़ 12, यानी इज़ इक्वल टू 12, इस तरह लिखा जाएगा। तो इट इज़ एन अलजेब्रिक सेंटेंस फॉर दिस स्टेटमेंट। अब देखें तीसरा क्या है, इफ़ 5 इज़ एडेड, ऐड का मतलब होता है प्लस करना, टू अ नंबर, नंबर के लिए किसे इस्तेमाल करेंगे हम, x या y या कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 इज़ ऑब्टेन्ड, तो 8 हासिल होता है, यानी इसका मतलब है कि जब किसी नंबर में 5 को जमा किया जाता है तो 8 आता है। तो इसको यूँ लिखा जाएगा, x नंबर है, 5 इज़ एडेड, जब इसमें प्लस करते हैं 5 को, 8 इज़ ऑब्टेन्ड, तो इसका मतलब है इज़ इक्वल टू 8, तो 8 हासिल होता है। तो इस सेंटेंस को यूँ लिखा जाएगा, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8। देखें चौथा क्या है, इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए फ्रॉम अ नंबर x से, तो 2 इज़ ऑब्टेन्ड। अब 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर x से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x फर्ज कर लें वो नंबर है, जब इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 2 इज़ ऑब्टेन्ड, तो क्या हासिल होता है 2। तो व्हेन 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर x, 2 इज़ ऑब्टेन्ड, ये तरीका होगा। फिर देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 6, जब किसी नंबर को यानी x को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो गिव्स 18, तो 18 हासिल होता है। तो इसको यूँ लिखा जाएगा, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 लिखा आपने, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई ना लगाना चाहें तो फ़कत x लिख दीजिए। इसका मतलब यही होता है कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर x से, तो दिस विल गिव यू, गिव का मतलब भी इज़ इक्वल टू है, 18 हासिल होता है कि जब किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। इज दैट क्लियर। अब देखें छठा पार्ट क्या है, ये आ गया। देखिए 6 पार्ट में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अटेंशन प्लीज़। इफ़ 4 इज़ एडिड टू ट्वाइस अ नंबर, वो नंबर को तो आप x ले लेंगे, उसमें 4 इज़ एडिड कर रहे हैं ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, 2, इसका मतलब है ट्वाइस वो नंबर का मतलब क्या हो गया, 2x, ट्वाइस अ नंबर यानी 2x। इसमें जब ऐड करेंगे 4 इज़ एडेड यानी प्लस 4, 14 इज़ ऑब्टेन्ड, तो इज़ इक्वल टू डाल के क्या लिख दीजिए 14। इसका मतलब है कि जब ट्वाइस अ नंबर x में 4 ऐड किया जाता है तो 14 ऑब्टेन होता है। साथ में देखें, इफ़ 6 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर का मतलब क्या हो जाएगा 3x। 6 इज़ सब्ट्रैक्टेड यानी जब किसी नंबर के थ्राइस में से 3x में से माइनस करेंगे 6 को, तो 9 इज़ ऑब्टेन्ड, तो इज़ इक्वल टू 9। ये होगा स्टेटमेंट और ये उसका अलजेब्रिक सेंटेंस कि जब थ्राइस ऑफ नंबर में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 9 ऑब्टेन होगा। उसके बाद देखें, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 16, ये समझने वाली स्टेटमेंट है कि इसको कैसे समझा जाए कि 2 नंबर हैं ऑड नंबर से। कौन से नंबर हैं बच्चों, ऑड नंबर के कॉन्सेप्ट से तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर आ जाइए, ऑड नंबर किन्हें कहते हैं, तवज्जो रहे, व्हाट आर द ऑड नंबर्स, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ से देख लें। ऑड नंबर्स किन्हें कहा जाता है, वो नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। मिसाल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन, इस तरह चलते हैं। ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं। आप ये और कीजिए कि जो पहला नंबर जो सा भी ऑड नंबर होगा, सेकंड जो उसके फ़ौरन बाद ऑड नंबर होगा उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। यानी 1 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 3 है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 5 है, 5 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 7 है। तो जब भी आप किसी ऑड नंबर के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लाते हैं तो 2 प्लस करते हैं, यानी 1 में किसको प्लस करेंगे 2, तो 3 आ जाएगा। 3 में प्लस करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 5 हासिल हो जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं पहले ऑड नंबर को x मान लूँ, क्या मान लूँ x, तो इसके फ़ौरन बाद जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा x + 2। अगर पहला ऑड नंबर हम x मान लें तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा x + 2। मिसाल पर पहला ऑड नंबर 1 है
तो उसके बाद दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 में 2 प्लस करें तो देखें क्या आएगा, 1 प्लस 1 में 2 प्लस किया तो क्या आ गया 3। इज डेट क्लियर। तो पहला ऑड नंबर अगर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर 3 होगा कॉन्जिक्यूटिव, यानी इसका मतलब है अगर पहला x है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस 2। अब आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ आ जाएंगे। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 16। तो अगर पहले ऑड नंबर को हम x मान लेंगे तो थ्योरी के मुताबिक जो दूसरा ऑड नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, डेट विल बी x प्लस 2 एंड डेट इज इक्वल टू व्हाट, 16। तो से क्या हासिल हो रहा है, 16 हासिल हो रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। इज डेट क्लियर। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने आ गई। तो ये तरीका होगा। उसके बाद देखें, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, जिस तरह ऑड नंबर होते हैं बिल्कुल सेम स्टाइल में इवन नंबर भी होते हैं। इसको ज़रा समझ लीजिए, इवन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। इवन नंबर किन्हें कहते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर 2 के बाद 4 या 2 के मल्टीपल्स 2 1 द 2 2 टू द 4, फिर आएगा 6 आएगा, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 10 12 14 16 नज़र आ रहा है, 16 के बाद 18 एंड सो ऑन। ये 2 के टेबल में आते हैं और 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। अब आप और कीजिए, जितने भी इवन नंबर हैं उनमें जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं वो ऑड नंबर की तरह +2 करने पर आएंगे। मिसाल पर 2 में +2 करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 4 आ जाएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव अगला फ़ौरन अगला इवन नंबर 6 आ जाएगा। 6 में +2 ऐड करेंगे तो फ़ौरन अगला इवन नंबर 8 आ जाएगा। तो वही स्टोरी इसकी भी है जो ऑड नंबर की है। इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ कर लें पहला नंबर इवन x हो तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा बच्चों, x प्लस 2 होगा। नहीं, फ़र्ज़ कर लें पहला नंबर x2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, और से देखें 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 और में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6। नहीं समझे बात को। तो आपने देखा पहला अगर फ़र्ज़ कर लें 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये 4 नहीं होगा भाई, गलत लिख दिया। x प्लस 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ना। इस डेट क्लियर। तो अगर फ़र्ज़ कर लें पहला इवन नंबर 2 है, यहाँ पे भी 2 आया, 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4। नहीं समझे बात को। तो पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव 4 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 18। इसका मतलब है अगर पहला इवन नंबर x है तो फ़ौरन जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है वो क्या होगा, x प्लस 2 एंड डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, 18। वो 18 के बराबर है। आपको तो x की वैल्यू नहीं मालूम करनी है, आपको क्या करना था, सिर्फ अलजेब्रिक सेंटेंस लिखना याद रहे जो आपने लिख दिया। उसके बाद आखिर में देखें क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। बाप की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना है। द सम ऑफ देयर एज इज़ 50। और उन सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, ऑफ देयर एजेस। और बाप और बेटे की एजेस को जब जमा किया जाता है तो क्या आता है 50। तो हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं जो फादर है उसकी एज फ़र्ज़ कर लीजिए कि x है। क्या है बच्चों, x। तो जो बेटा होगा सन उसकी एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स है फादर की एज के मुकाबले में, यानी 4x हो जाएगी। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x में प्लस कीजिए किसको, 4x को। तो x इज़ द एज ऑफ फादर एंड 4x इज़ द एज ऑफ सन। कि जब बाप की उम्र में फादर की एज में सन की एज जो कि 4 टाइम्स ऑफ हिज फादर है ऐड की जाएगी तो दिस विल गिव यू व्हाट, 50। तो क्या हासिल होता है, 50 हासिल होता है। तो आपने सिर्फ सेंटेंस लिखना था कि बाप की उम्र x है, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो बेटे की जो उम्र है वो 4x होगी क्योंकि 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। इज दैट क्लियर। तो द एज ऑफ फादर इज़ 4 एंड द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। हाँ स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको ज़रा सा कंसंट्रेट कर लें। यहाँ फादर और सन का जिक्र किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख लें, द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कि जो वालिद साहब हैं उनकी उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना है। तो फ़र्ज़ कर लें जो सन है उसकी एज x है, ये सन है, SON सन। तो जो फादर होगा उसकी एज सन के मुकाबले में 4 टाइम्स होगी। तो ये हो गए फादर। जो फादर है उसका जो एज, उसकी जो एज है वो सन के मुकाबले में 4 टाइम्स है। तो इन दोनों को सम करने पर क्या आता है, 50 आता है। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 50। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।